हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज से हम जो सीडीएस 2009 है वहां से हम एरर के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। 2009 से लेकर इसको 2025 तक सारे क्वेश्चन जो एरर के पूछे गए जो सीडीएस में वो करेंगे हम। वोकैबलरी की सीरीज सीडीएस के मैं ऑलरेडी बना चुका हूं जहां पर मैंने 2009 से लेकर 2024 तक सारे जो वोकैबलरी के जो क्वेश्चन थे उनको डिटेल में एनालाइज किया है, उनको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। तो एक बार आप वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको, वो देखो और उसके बाद आपकी वोकैबलरी में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा। और एरर के क्वेश्चन होंगे, इससे आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो पार्ट होगा ना, इससे आपका एरर के क्वेश्चन भी होंगे, इससे आपके फिल इन द ब्लैंक भी कवर हो जाएगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और जो सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार वो भी कवर हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ग्रामर में जो आते हैं सीडीएस में स्पेशली वो कवर हो जाएंगे। और जो लोग सीडीएस के अलावा बाकी देख रहे हैं जैसे एनडीए के देख रहे होंगे और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए देख रहे होंगे, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये जो सीरीज है ये स्टार्ट हो रही है आज से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आई वेंट टू हिज हाउस, मैं उसके घर पर गया, बट लेकिन ही कुडंट सी हिम, उसको देख नहीं पाया। बिकॉज क्योंकि ही वेंट आउट बिफोर आई अराइव्ड। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ आई अराइव्ड, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और यहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पर हमें क्या, और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इधर का हमें लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमारा काम है। तो यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ेगा, बिफोर आई हैड गॉन, बिफोर ही हैड गॉन आउट। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ही के बाद लगाना पड़ेगा हैड, और हैड के साथ लगा देना वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही हैड गॉन बिफोर आई अराइव। तो अब ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो गया। यहाँ पर हमने क्या कंडीशन बना दी है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दिया और उसके बाद हमने इसको क्या कर दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा दिया। इन शॉर्ट कहें तो एरर जो था वो इस वाले पार्ट में है। आगे चलते हैं। व्हेन, या देखो व्हेन आपको दिखेगा या इफ दिखेगा तो ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन बन जाता है। तो जब ये व्हेन की बात कर रहा है, ये तो वैसे टाइम को बताता है, इफ जो होता है कंडीशनल सेंटेंस को बनाता है बताता है। तो व्हेन के बाद हम क्या करते हैं, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं इधर, और इधर हम फ्यूचर टेंस को यूज कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट, किसी भी टेंस फ्यूचर के टेंस को आप यूज कर सकते हो। फ्यूचर इंडेफिनिट भी हो सकता है, फ्यूचर के और भी हो सकते हैं, है ना, फ्यूचर टेंस भी हो सकता है। और यहाँ पर फिर हमें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना पड़ेगा। तो व्हेन आई सी हिम, आई शैल नहीं होगा, व्हेन आई सी हिम आई विल टेल हिम दैट व्हाट ही हैज डन इज रॉन्ग, जो भी उसने किया है वो गलत है। तो देखो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, वर्ड के बाद आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, और यहाँ पर आपको फुल स्टॉप दिख रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है। अगर ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता तो डब्ल्यू एच जो होता ना, व्हाट हो गया या वाई हो गया, तो इस व्हाट के बाद क्या लगा होता, हैज लगा होता, और व्हाट हैज ही डन ऐसे करके लिखा होता। तो तब तो ये इंटेरोगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए जो व्हाट है ये क्या काम कर रहा है, ये सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यानी कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो अब आपको पता लगे कि जो एरर होगा वो किस पार्ट में हो जाएगा, इसका ए पार्ट में हो जाएगा। दो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड क्वेश्चन में कि लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी। यहाँ पर अ माइनॉरिटी लिखा हुआ है, और यहाँ आगे क्या लिखा हुआ है, एंड द मेजोरिटी, यहाँ पर मेजोरिटी लिखा हुआ है, हैज चूजन टू इग्नोर दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, विच एट स्कूल दे वर टोल्ड टू वैल्यू हाईली, ऐसे करके क्वेश्चन लिखा गया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो ये मेजोरिटी होता है ये प्लूरल होता है, वैसे सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन ये कलेक्टिव नाउन की तरह यूज करते हैं हम। तो मेजोरिटी जो है एक प्लूरल की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है, यानी मेजोरिटी जो लोगों की बात कर रहा है ये, तो यहाँ पर क्या आएगा, हैव आ जाएगा, हैज नहीं आएगा। ठीक है। तो यानी अब आंसर क्या बन गया, लिटरेचर रिमेन्स द इंटरेस्ट ऑफ अ माइनॉरिटी, ये माइनॉरिटी का इंटरेस्ट रहा है। एंड द मेजोरिटी जो थे हैव चूजन टू इग्नोर, तो यहाँ पर अब हमें हैव लगाना पड़ेगा, मेजोरिटी प्लूरल वर्ब को यूज किया जाता है मेजोरिटी के साथ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो लुक फॉरवर्ड के साथ आपने इतना ध्यान रखना है कि हम क्या करते हैं, टू लगाते हैं और टू के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज करते हैं। मतलब टू के बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लगाते हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, तो यहाँ पर हमें मीट की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मीटिंग लिखना पड़ेगा। अगर मैं जब भी लुक फॉरवर्ड लगाऊं या लुकिंग फॉरवर्ड लगाऊं तो आपको मीटिंग लगाना पड़ेगा या वहां पर आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस बोल देता हूँ कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू, तो मैंने यहाँ पर क्या बोला, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू बोला, सी यू नहीं बोला है। तो आपको पता लग गया कि एरर ये है। ये क्वेश्चन बहुत बार मिल जाएगा आपको, लुक फॉरवर्ड वाली जो क्वेश्चन होते हैं। कंडीशनल सेंटेंस आ गया, इफ आ गया यहाँ पर, इफ आई हाइपोथेटिकल कंडीशन है, इसको हम सब्जेक्टिव मूड भी बोलते हैं, अनरियल पास्ट भी बोल देते हैं। इफ आई वर द किंग, अब देखो यहाँ पर आपको वर्ड लगाना पड़ेगा, इफ आई वर द किंग, वर्ड्स की जगह वर्ड लगाना पड़ेगा, आई वुड चेंज द फेस ऑफ माई कंट्री। तो देखो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंडीशनल सेंटेंस का ये टाइप, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, उसमें एक टाइप जीरो होता है ना,
उसमें एक टाइप 1 होता है, तो ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। ये टाइप 2 में क्या होगा ये मैं बता देता हूँ, जरा ध्यान समझना। टाइप 2 में होता है कि अगर आपको यहाँ एक पास्ट टेंस दिख गया, ठीक है, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो उस पास्ट टेंस के बाद आप आगे क्या करते हो, आप या तो वुड को यूज करोगे या कुड को यूज करोगे, और वुड और कुड के साथ क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर देते हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक पास्ट टेंस को हमें आई के साथ में वर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल कंडीशन बन जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आपको एरर पता लगे, ए पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो यहाँ लिखा ही एडमिट्स दैट, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ही एडमिट्स दैट। आगे चलते हैं, ही एडमिट्स दैट, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है, ही इज नॉट फॉलोइंग, वो फॉलो नहीं कर रहा है, द इंस्ट्रक्शंस, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है, नो एरर है इसमें। तो आंसर बिल्कुल सही है, इसमें नो एरर हो जाएगा। लाइफ ऑन बोर्ड शिप, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हैड लगाना पड़ेगा। तो वॉज नॉट एज आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी, तो इसमें एरर आपको पता लग गया कि बी पार्ट में इसका एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ही डिडंट पास द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन को पास नहीं किया। इन स्पाइट ऑफ हिज बेस्ट एफर्ट्स, बेस्ट एफर्ट्स में कोई दिक्कत नहीं है, इन स्पाइट ऑफ में दिक्कत है। देखो इन स्पाइट ऑफ क्या किया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन होता है इन स्पाइट ऑफ को हम ऐसे लिखते हैं, एक साथ में नहीं लिखते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ को हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। और इसमें एक और बात का आपने ध्यान रखना होता है कि अगर आपको कहीं पर डिस्पाइट दिखता है, तो डिस्पाइट के साथ में आप कभी भी ऑफ का यूज नहीं करते हो। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आपको पता लग गया कि जो एरर है वो बी पार्ट में। आई ट्राई टू रीड योर लेटर, मैंने तुम्हारी लेटर पढ़ने की कोशिश की, पास्ट टेंस से कोई दिक्कत नहीं है, बट इट वॉज सो बैडली रिटन, इतनी बुरी तरह से इसको लिखा गया था, दैट कि आई हैड टू लीव द अटेम्प्ट, मुझे वो अटेम्प्ट छोड़ना पड़ा। यानी इसमें जो हो जाएगा नो एरर हो जाएगा, इसका आंसर जो बनेगा वो नो एरर का हो जाएगा। और दूसरी बात आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सो बैडली बिल्कुल ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो बैड होता है ना, वो इसको बोला जाता है वो परसेप्शन। कई बार हम जैसे बैड के साथ में, मतलब जो बैड होता है ना, ये तो आपको पता है कि बैड एक क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और जब भी हम किसी एडजेक्टिव पर एल वाई लगाते हैं, तो वो आपको पता है कि एडवर्ब बन जाता है, ये भी पता है आपको। अब ये बैड कई बार होता है ना, हम जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला ही, अब मैं यहाँ पर बोल देता हूँ ही फील्स, अब इधर मैं बोलता हूँ बैडली, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही फील्स में अगर बैडली बोलता हूँ तो ये सेंटेंस गलत हो गया। क्या बोलना पड़ेगा मेरे को बोलना पड़ेगा ही फील्स बैड। अब ये ठीक है, ही फील्स बैड में कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमें जो ये वर्ब परसेप्शन होते हैं, इनके साथ में एडजेक्टिव को यूज करना पड़ता है, एडवर्ब को नहीं करना पड़ता है। पर यहाँ पर तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ पर हम बैडली को यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा। ये जो बात मैंने बोली है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बाद में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे सामने, ये लिखा हुआ है कि आई प्रेफर। अब आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपको कहीं पर प्रेफर वर्ड दिखे, है ना, प्रेफर हो गया या प्रेफर हो गया या इंफीरियर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, मतलब नॉर्मली हम इसमें आई ओ आर वाला जो ये होता है ना, जो ये एडजेक्टिव होते हैं, ये जो एडजेक्टिव आपको दिखता है इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रेफर, तो इनके साथ में हम देन की जगह, देन को यूज नहीं करते, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जगह हम टू को यूज करते हैं, देन को यूज नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर तो उसने टू यूज कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई प्रेफर माई जॉब टू योर्स, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो योर्स है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस योर्स की जगह पे अगर यहाँ पे लिखना चाहते हो कि योर जॉब, आई प्रे ऐसे लिखोगे, अगर आप योर जॉब लिखोगे, अगर आप बोलोगे कि आई प्रेफर माई जॉब टू योर जॉब, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम इस जॉब जो है नाउन है, इसको रिपीट नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने एक प्रोनाउन लगा दिया। तो योर्स यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन आएगा उसको समझते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि इफ देर अ गारंटी देन वी आर प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर हैं टू प्लेस अ बल्क ऑर्डर फॉर योर प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, इफ देर इज अ गारंटी, अगर कोई गारंटी है, तो हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए होगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ देर इज अ गारंटी, अगर कोई गारंटी है, एक गारंटी है, तो हम फिर ये प्लेसमेंट, मतलब प्लेस कर सकते हैं, मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। तो आपको पता लगे कि एरर किधर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 70 में देखना कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई मेट हिम, मैं उसको मिला, वंस अ ब्लू मून, सो आई डू नॉट नो, इसलिए मैं नहीं जानता हूँ, मच अबाउट हिज एक्टिविटीज, उसकी एक्टिविटीज के बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ। तो आपको पता है कि जो वंस, जो ब्लू मून वाली बात है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इडियम। तो इसको एक्चुअल में जो बोला जाता है वो बोला जाता है वंस इन अ ब्लू मून, है ना, आप इसको वंस इन अ
ब्लू मून करके बोल देते हो तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ तो मिसिंग है, इन मिसिंग है यहाँ पर, तो इस पार्ट में एरर हो जाएगा, बी वाले पार्ट। ठीक है। अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस बनाना पड़ेगा क्योंकि उसको मैं डिटेल में समझा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है माई डॉटर इन लॉज। अब देखो इन लॉज नहीं होता है, आपको पता है कि इन लॉज को हम यूज नहीं करते हैं, इन लॉज यूज नहीं किया जाएगा। इसका अगर हमें प्लूरल बनाना पड़ेगा तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो डॉटर है इसमें ऐसे बोलना पड़ेगा इसको माई, और यहाँ पर आप लिख दोगे डॉटर, और डॉटर के बाद आप जो इन लॉज लगा रहे हो, यहाँ पर माई की बात नहीं लगाएंगे हाइफन, इन लॉज, तो यहाँ पर जो इन लॉज होगा उसको इन लॉ बनाएंगे और यहाँ पे डॉटर्स बना देंगे। मतलब आपने इतना ध्यान रखना है, कोई भी रिलेशन वाला जो क्वेश्चन आपको बनता है कंपाउंड नाउन का, तो उसमें हम इस पे क्या करते हैं, एस लगाते हैं। आप सिस्टर्स इन लॉ बोल सकते हो, ब्रदर इन लॉ बोल सकते हो, फादर्स इन लॉ बोल सकते हो, मदर्स इन लॉ बोल सकते हो, तो आपको इधर एस नहीं लगाना है। अब आप बोलोगे हमने तो सुना कि मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं बहुत बुरे हैं, ऐसे करके आप सुनते हो। देखो वहां पर अपोस्ट्रोफी होता है, ये ससुराल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जो डॉटर इन लॉ है अगर वो ज्यादा है, तो आप वहां पर डॉटर्स इन लॉ बोलोगे, ना कि डॉटर इन लॉज बोलोगे। तो आपको क्लियर हो गया कि रिलेशन वाले पे हम हमेशा इस जो फर्स्ट वाला होगा उस पे एस लगाते हैं। कंपाउंड नाउन का क्वेश्चन है, अलग से डिटेल में भी डिस्कस जरूर करेंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे लिखा है 71। अब इस क्वेश्चन में आपको देखा देखा रहा था कि ही आस्क्ड मी, उसने मेरे से पूछा, ठीक है, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज, है ना, एंड वेयर आई कम फ्रॉम। यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस यहाँ पर जो वर्ड है ना, ये कंजंक्शन का काम करता है। तो जब ये कंजंक्शन का काम करेगा तो डब्ल्यू एच के बाद जब डब्ल्यू एच कंजंक्शन का काम करता है, ये रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, रिलेटिव एडवर्ब भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम हमेशा जब सब्जेक्ट को यूज करते हैं तो आगे हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे माई नेम जो है इसको सब्जेक्ट की तरह यूज किया, उसके बाद हेल्पिंग को बाद में यूज किया है। अगर मैं ये सेंटेंस ऐसे बोल देता हूँ कि व्हाट इज माई नेम, तो इसका मतलब तो क्या हो जाएगा, फिर तो ये इंटेरोगेटिव हो गया ना, क्वेश्चन पूछ रहा है, बट यहाँ पर तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ये, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो इसका मतलब एरर किस पार्ट में हो गया, बी पार्ट में हो गया। ये रिपोर्टेड स्पीच में भी सिखाया जाता है हमें, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखाते हैं तो वहां पर कंजंक्शन जब हम लगाते हैं डब्ल्यू एच वाले को ही कंजंक्शन बना देते हैं, और डब्ल्यू एच कंजंक्शन के बाद हम हमेशा सब्जेक्ट का यूज करते हैं। बहुत बार इस पे क्वेश्चन मिलेगा, अभी आ गया आपको। देयर हैज ऑलवेज बीन सम फॉर्म ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन नाउन है और ये प्लूरल नहीं बनता है, तो यहाँ पर सम को हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ लगा सकते हैं, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट देयर हैज नॉट ऑलवेज बीन स्कूल्स। अब देखो जो स्कूल्स है ये काउंटेबल नाउन है और प्लूरल है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमें हैज की जगह क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा। तो आपको पता लग गया कि जो एरर है वो सी पार्ट में हो जाएगा इस क्वेश्चन की। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है कि एट द एनुअल फंक्शन पर ऑफ द स्कूल, स्कूल के एनुअल फंक्शन पे द प्रिंसिपल एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स टू बी आइडियल सिटीजन, है ना, टू बी मतलब टू बिकम आइडियल सिटीजन। अब आपको यहाँ पर जो एडवाइस दिख रहा है इसके साथ टू नहीं लगाएंगे हम। जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हो, अगर कहीं पर आपने सेट टू बोला होगा, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो सेट टू को हम टोल्ड में चेंज करते तो टोल्ड के साथ आप टू को यूज नहीं करोगे, है ना। और अगर यहाँ पर सेज टू होगा तो आप उसको टेल बना दोगे, टेल्स बना दोगे। और अगर यहाँ पर मुझे एडवाइस करना होगा, जैसे सेट टू को मुझे एडवाइस में चेंज करना होगा, तो टू थोड़ी लगाऊंगा। अभी ये क्वेश्चन अर्ज पे भी आएगा बाद में, तो अर्ज के साथ में भी हम क्या करेंगे, अर्ज टू टू नहीं करेंगे ना। तो आपको पता लगे कि इनके साथ में हम टू को यूज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट है, जरूर डिस्कस करेंगे बाद में, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि नीदर। अब आपको इसमें चार वर्ड का ध्यान रखना है, जो मैं लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना है इन वर्ड्स को। चार वर्ड कौन कौन से होते हैं, अगर आपको एवरी दिखता है, एवरी लिखा है ये, या अगर आपको आइदर दिखता है, उससे पहले ईच, एवरी, ईच, आइदर, और एक नीदर है। अगर ये वर्ड आपको दिखते हैं तो इनके साथ में हम क्या करते हैं, जो वर्ब होता है उस वर्ब को सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब सिंगुलर होगा। और आगे जो इसके साथ हम आगे प्रोनाउन भी यूज करेंगे वो भी सिंगुलर ही होगा, उसको हम प्लूरल यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आर लिखा हुआ है, तो आर नहीं आएगा यहाँ पर, आर की जगह क्या आएगा, यहाँ पर आर को चेंज करना पड़ेगा हमें, तो इज लगाना पड़ेगा। तो नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10 अक्टूबर। डे टू डे के साथ हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर कर रखा है, सही है। तो यहाँ पर आपको पता है कि इज आएगा, तो एरर बी में हो जाएगा। इसके बहुत बार क्वेश्चन बनेंगे। नीदर का मतलब क्या होता है, 0 आउट ऑफ 2, और आइदर का मतलब क्या होता है, 1 आउट ऑफ 2। और अगर हमें 1 आउट ऑफ 2 की बात करनी है तो हम क्या करेंगे, एनी वन। और अगर वहां पर 0 आउट ऑफ 2 की बात करनी होगी, जो 0 आउट ऑफ 2 प्लस 0 आउट ऑफ 2 प्लस, तो यहाँ पर हम नन को यूज करते हैं।
अब ये क्वेश्चन लिखा है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस। देखो अब यहाँ पर एरर हो गया, क्योंकि 20 ईयर्स क्या होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। ये पॉइंट ऑफ टाइम तो नहीं बता रहा है ना, ये तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो सिंस की जगह हमें यहाँ पर फॉर लिखना पड़ेगा। तो एरर इस पार्ट में हो जाएगा, आगे भी वैसे पढ़ लेते हैं। सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी, मैं सर्टेनिटी के साथ नहीं बोल सकता हूँ कि वेदर ही इज अलाइव और डेड, है ना। वेदर के साथ हम और लगाते हैं, बिल्कुल ठीक लगा रखा है। तो यहाँ पर जो एरर हो गया वो ए पार्ट में हो गया। आपको पता है कि जो 20 ईयर्स है वो पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है। अब अगला क्वेश्चन है, ही वॉकड 5 miles विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज नॉट ओनली। नॉट ओनली के साथ हम बट ऑल्सो लगाते हैं, तो लगा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली के बाद एडजेक्टिव लगा रखा है, बट ऑल्सो के बाद भी एडजेक्टिव लगा रखा है, तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब हो रहा है कि 5 miles एक सिंगल, इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, तो एरर ए पार्ट में हो जाएगा। तो जैसे मैं बोल देता हूँ कि 5 mile इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस फॉर मी, तो 5 miles इज नॉट बोला मैंने, आर नॉट नहीं बोला है, क्योंकि 5 miles को हम सिंगल एंटिटी की तरह यूज करेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना 2009, अभी तक जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो 2009 का फर्स्ट कर रहे थे सीडीएस का। अभी 2009 के सेकंड की क्वेश्चन है, मतलब एक वीडियो में हम एक ईयर को कंप्लीट कर रहे हैं, ये हमारा एजेंडा है, टारगेट है। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर, देखो रिक्वेस्ट के साथ टू लगाया, बिल्कुल भी नहीं लगाया। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू एक्सप्लेन हिम द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विद सम एग्जाम्पल्स विच ही कुड अंडरस्टैंड इजिली, जो इजिली अंडरस्टैंड कर सकेगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है ना, रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज कर दिया विच को। और अब आपको पता है कि एक्सप्लेन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे टू लगाते हैं, एक्सप्लेन टू हिम, मतलब किसी पर्सन को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हम। और यहाँ पर इस टू इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये तो जो टू है यहाँ पे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। फिर हमें यहाँ पर टू हिम करना पड़ेगा, कि जैसे मैं बोलते ना, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, एक्सप्लेन नहीं बोलते हम, प्लीज एक्सप्लेन टू मी, मेरे को एक्सप्लेन करके बताओ। तो क्योंकि पर्सन को आप एक्सप्लेन करके बता रहे हो, तो इसका मतलब कि अपने को यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। तो एरर किस पार्ट में हो गया, बी पार्ट में, तो यहाँ पर आप सिंपली टू लगा दो। अब देखो व्हेन ही डिडंट फाइंड हिज कुक इन द किचन, आगे लिखा हुआ है कि ही आस्क्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से पूछा वेयर हैड ही गॉन। अब देखो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक फुल स्टॉप, और ये डब्ल्यू एच के बाद, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था, डब्ल्यू एच के बाद आप हमेशा सब्जेक्ट को यूज करते हो जब आप उस डब्ल्यू एच को एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हो, और आपको लास्ट में फुल स्टॉप भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर हमें वेयर के बाद क्या करना पड़ेगा, ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और हैड बाद में आ जाएगा, तो वेयर ही हैड बन जाएगा। मतलब डब्ल्यू एच के बाद हमने सब्जेक्ट को लगा दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप पहले भी बताया आपको कि डब्ल्यू एच के बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो, तो इसका मतलब आप इसको इंटेरोगेटिव की तरह यूज कर रहे हो। मोस्ट प्रोबेबली कुछ कंडीशन ऐसे बनती है कि डब्ल्यू एच के बाद जहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, तो अब भी वो वहां पर क्या करते हैं, जैसे मैंने व्हेन ही इज बोला, तो व्हेन ऐसे करके, व्हेन इज ही ऐसे करके कुछ बोला, तो वो बन जाता है। पर यहाँ पर आप रिपोर्टेड स्पीच का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 45। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि वी आर प्राउड टू अनाउंस, कोई दिक्कत नहीं है, दैट एवरीवन। अब एवरीवन आपको पता है कि एवरी यहाँ पर एक काम कर रहा है कि इसका एडजेक्टिव का, और वन यहाँ पर नाउन हो जाएगा, प्रोनाउन है वैसे। तो एवरीवन ऑन आर टीम, देखो यहाँ पर इन आर टीम नहीं बोलते, ऑन आर टीम बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। और एवरी के साथ मैंने बोला था कि सिंगुलर वर्ब को यूज करते, वो भी ठीक लगा रखा है, तो यहाँ पर अ गुड मैन नेम भी ठीक लगा रखा है, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा। मतलब फिर से देखते हैं, वी आर प्राउड टू अनाउंस, कोई दिक्कत नहीं थी, दैट की एवरीवन, एवरीवन हमेशा आपको पता है कि सिंगुलर होता है। चार वर्ड्स अभी मैंने आपको बताए थे, क्या क्या, एक बताया था आपको ईच, एक बताया था आपको एवरी, ये एवरी है, एक आपको आइदर बताया, और एक वर्ड आपको नीदर बताया। तो जो ये चार वर्ड होते हैं, इनके साथ में वर्ब हमेशा क्या लगाते हैं, हम सिंगुलर लगाते हैं, तो सिंगुलर लगा रखे हैं। आइदर, वही बात आ गई, यहाँ पर आइदर लगा रखा है, और आइदर के साथ इसने और लगा रखा है। अब देखो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन बन गया। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है जो कंजंक्शन आपको पेयर्स में दिखेंगे। अब इसका मतलब कि जब कोरिलेटिव कंजंक्शन होगा, तो सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, या सेकंड जो प्रोनाउन नाउन होगा, उसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमें इज लगाना पड़ेगा। मतलब मैं फिर से बताता हूँ कि आपको एक सब्जेक्ट पहले दिखेगा, फिर यहाँ पर एक कंजंक्शन दिखेगा आपको, कोरिलेटिव कंजंक्शन, और फिर यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट टू दिखेगा, तो आप इस सब्जेक्ट टू के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हो। ये कंडीशन कोरिलेटिव कंजंक्शन में यूज की जाती है, आइदर और, नीदर और, नॉर की कंडीशन में स्पेशली, बाकी जगह पे नहीं होगा। अभी और भी कंडीशन बनेगी जहां पर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। फर्स्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला है कि द मदर, यहाँ पे लिख दिया मैंने, द मदर एंड नॉट हर चिल्ड्रन वर पनिश्ड, ऐसे करके एक क्वेश्चन बना दिया। अब बताओ कि इसमें एरर किधर बनेगा। देखो एंड नॉट वर्ड मेन है यहाँ पर,
पनिश किसको किया गया है, मदर को किया गया है, तो यहाँ पर वर की जगह क्या लगाना पड़ेगा, वर्स लगाना पड़ेगा, वर नहीं लगाना हमने। मतलब हमने कीवर्ड यहाँ पर क्या देखा, एंड नॉट। अब ये क्या बन गया, तो मदर वर वॉज पनिश, मदर को पनिश किया गया। तो एंड नॉट वर्ड हो गया, एज वेल एज हो गया, ये हम अलग करेंगे, बिसाइड्स हो गया है, हाउएवर हो गया, तो इनके साथ हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब को यूज करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक कॉन्सेप्ट बनता है। अदरवाइज हम जो कोरिलेटिव कंजंक्शन होते हैं वहां पर हम सेकंड के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा है कि नेवर, नेवर आई आस्क्ड माई इंग्लिश मैन हाउ मच ही अर्न, पास्ट टेंस में बात कर रहा है ये। तो यहाँ पर आपको पता लग गया कि जो हाउ मच है यहाँ पर ये पास्ट टेंस हो गया। तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, हमें इनवर्स ऑफ एडवर्ब करना पड़ेगा। इनवर्स ऑफ एडवर्ब क्या होता है कि आप क्या करते हो, किसी एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब को यूज कर देते हो, इसको इनवर्स ऑफ एडवर्ब कहा जाता है। तो अगर ये नेवर है, एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बनता है, एडवर्ब ऑफ निगेशन भी बनता है। तो हमें जो नेवर है ये एडवर्ब बन गया। अब इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कौन सी लगाएंगे, हैड लगाएंगे। आप बोलोगे डिड भी तो लगा सकते थे, फिर हम यहाँ आस्क कर सकते थे, नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया, तो इसको पास्ट परफेक्ट में बना देंगे। तो नेवर हैड आई लगा देंगे। बाकी तो आपको पता है कि आस्क्ड ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में लगा हुआ है, तो इसका आंसर जो बन जाएगा वो ए में एरर हो जाएगा। क्या आंसर बनेगा इसका, इनवर्स ऑफ एडवर्ब करके नेवर हैड आई आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो अभी मैंने बोला था ना कि अर्ज के साथ में टू नहीं आता है। तो द वाइस चांसलर ऑफ आर यूनिवर्सिटी अर्ज द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स, अर्ज के बाद टू नहीं लगाएंगे, तो अब ये सिंपली एरर किस में हो गया, इसके अभी जो ए पार्ट है उसमें एरर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन हर सन गॉट अ जॉब, जब उसके सन को जॉब मिली, शी वॉज बिसाइड्स। अब देखो ये बिसाइड्स क्या होता है, देखो एक तो होता है बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बाय द साइड ऑफ। तो ये तो किसी चीज के नियर हो गया। और अगर मैं यहाँ पर बिसाइड्स बोल देता हूँ, तो बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इन एडिशन टू। तो वो इन एडिशन टू नहीं बोलेंगे, यहाँ पर सिंपली बिसाइड बोलेंगे, ये वाला बिसाइड हम वहां पर यूज करेंगे, तो एरर इस पार्ट में हो जाएगा। तो वो बिसाइड विद, बिसाइड हर सेल्फ विद, ऐसे हम यहाँ पे बोलेंगे, बिसाइड्स नहीं बोलना पड़ेगा। तो व्हेन हर सन गॉट अ जॉब शी वाज बिसाइड हर सेल्फ विद जॉय। आगे चलते हैं, और ये बिसाइड हर सेल्फ इडियम इडियम बन रहा है। हेयर इज द मैन, अब देखो जो हु होता है ना, वो हु का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है हुम। तो जो हुम होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, और सब्जेक्ट के लिए हम हु को यूज करते हैं, और ये मैन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हमें हु लगाना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे हेयर इज द मैन हु आई थिंक, हुम नहीं बोलेंगे, हु आई थिंक कमिटेड द क्राइम। तो आपको पता लग गया कि एरर किस पार्ट में हो गया, इसका बी पार्ट में हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो वी हैव स्टडी टू स्पेसिमेंस केयरफुली। अब आप बोलोगे कि स्पेसिमेंस में ये मेंस लगा, देखो स्पेसिमेंस पता ही है ना आपको किस चीज का, जो स्पेसिमेंस होते हैं, तो इसमें तो हम इसको अगर सिंगुलर स्पेसिमेन बना दो और स्पेसिमेंस उसका प्लूरल बना दो, है ना, जो उसके सैंपल होते हैं, स्पेसिमेंस का मतलब सैंपल होता है। केयरफुली एक्स डिफर टू वाई इन ओनली वन रिस्पेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो डिफर के साथ आपको पता है कि फ्रॉम लगता है, डिफर के साथ क्या लगेगा, फ्रॉम, टू नहीं लगेगा। जैसे मैंने बोला ना, ही इज डिफरेंट फ्रॉम हिज ब्रदर, तो डिफरेंट फ्रॉम लगाते हैं हम, डिफर टू या डिफर के साथ में देन को यूज नहीं करते हम अननेसेसरली। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो आपको पता लग गया कि बी पार्ट में इसका एरर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे लिखा है कि ब्रेड एंड बटर। अब आपको पता है कि ब्रेड एंड बटर एक सिंगल एंटिटी बन जाता है, तो इज लगाए यहाँ पर, ऑल वी वांट ये भी ठीक है, नो एरर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और क्वेश्चन होते हैं, जैसे इस पे आपको मिल जाएगा, जैसे मैंने बोला है कि दाल एंड राइस। तो दाल एंड राइस अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ, तो ये भी सिंगुलर हो जाएगा। या आपने सुना होगा हिज काइंडनेस एंड बेनेवलेंस, मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि हिज काइंडनेस एंड बेनेवलेंस। बेनेवलेंस आपको पता है कि जो काइंड हार्टेडनेस होता है। अब देखो यहाँ पर मैं इज बोलूंगा, इज वेल नोन टू एवरीवन, आर नहीं बोलूंगा। उसी तरह से आपने मतलब ऐसे समझो इसको, आप केमिस्ट्री में कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ते हो, जब आप ए प्लस बी को कंबाइन करते हो तो वो ए बी बन जाते हैं, एक सिंगल एंटिटी बनता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लो यहाँ पे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर आप ए बी को डिकम्पोज करते हो तो क्या बनेगा, ए प्लस बी अलग अलग बन जाएगा। यहाँ पर तो ये प्लूरल बन रहा है, पर यहाँ पर तो एक सिंगल एंटिटी बन रहा है ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर हम इसको सिंगल एंटिटी बोलेंगे। आगे चलते हैं, व्हाट आर देयर रीजंस टू से इट, नो एरर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, देखो विद हिमसेल्फ नहीं होगा, विद हिम बोलना पड़ेगा। तो इसका जो एरर हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, इसका एरर हो गया इस पार्ट में, सी वाले पार्ट। तो यहाँ पर आपको पता लगा एरर जो है वो नो एरर हो गया, इसमें भी नो एरर है, और यहाँ पर जो सी पार्ट में एरर है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते, देखते कि यहाँ पर क्या लिखा है। देखो यहाँ पर कैन यू साइट एनी प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट आपको पता है कि क्या होता है, इन सपोर्ट ऑफ द केस। अब देखो यहाँ पर ये कैन का यूज कहाँ पर करते हैं, कैन का जो यूज किया जाता है, अगर हम कैन की बात करूंगा तो नॉर्मली इसका यूज
या तो किसी की एबिलिटी के लिए यूज करते हैं हम, है ना, या किसी की कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है, और या फिर किसी से परमिशन मांगते हैं हम, जब परमिशन मांगना है हमें तो हम इसके यूज करते हैं। या फिर आपको पता है कि जब कोई भी पॉसिबिलिटी होती है तब भी इसका यूज किया जाता है, तो पॉसिबिलिटी के साथ भी इसका यूज करते हैं, नॉर्मली इसका यूज ये करते हैं। अब ये यहाँ पर कैन परमिशन नहीं मांग रहा है, ये कैन तो यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, या तो कुड का यूज करते हैं या फिर वुड का यूज करते हैं। कुड और वुड का यूज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज बोलेंगे हम, क्या आप दरवाजा खोल सकते हो प्लीज, कुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा खोलोगे। तो इस तरह के इसका सेंटेंस हो गया, तो ये बन जाएगा आपको कुड यूज साइट, तो कुड लगाना पड़ेगा, तो ए पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे लिखा है कि वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड, वेरी वी, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर वेरी हार्ड, हार्ड यहाँ पर एक एडवर्ब का काम कर रहा है, वेरी भी एडवर्ब का काम कर रहा है, दोनों क्वालिफाई किसको कर रहे हैं, वर्क को कर रहे हैं। मेकअप फॉर का मतलब होता है किसी चीज का कॉम्पनसेट करना, मेकअप फॉर द लॉस बोला जाता है, कॉम्पनसेट करना, उसका भरपाई करना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू के बाद हम आईएनजी फॉर्म को जनरली लगाते नहीं है, तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा टू मेकअप फॉर द लॉस। तो अब क्या बन गया इसका आंसर, वी मस्ट वर्क वेरी हार्ड नाउ टू मेकअप फॉर द लॉस्ट टाइम, जो लॉस्ट टाइम हमने जो टाइम खो दिया उसकी जो भरपाई हमें करनी है, उसका जो कॉम्पनसेट सेशन हमें करना है, वो उसके लिए हमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब फिर से देखो यहाँ पर, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, अपने चाइल्डहुड से ही यूज टू प्रेफर स्पोर्ट्स देन। अब देखो मैंने क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले, प्रेफर के साथ में क्या लगाएंगे हम यहाँ पर, टू का यूज करेंगे, प्रेफर के साथ में देन का यूज नहीं करते। मतलब प्रेफर पे क्वेश्चन सीडीएस ने 2019 के फर्स्ट में भी पूछा है और 2009 के सेकंड में भी पूछा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड जय हिंद।